आपल्याकडं ग्रो म्युच्युअल फंडचे संजय कुमार म्हणून आहेत की ज्यांचा मोर दॅन 25 इयर्स एक्सपिरियंस आहे. वोलेटिलिटी जो है जिससे हम लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं, आपके इन्वेस्टर भी डरते होंगे कि बाजार गिर जाएगा। वो वोलेटिलिटी आपका जब तक मित्र नहीं बनेगा, उसको जब तक आप अपना मित्र नहीं बनाएंगे तब तक आपका पैसा नहीं नमस्ते बनेगा। मित्रांनो, तुम्ही नेहमीच असा प्रतिसाद देत असते, त्यामुळे मला नक्कीच मोटिवेशन भेटतंय आणि प्रत्येक मंडेला आपण काही ना काहीतरी आपण नवीन व्हॅल्यू ऍड करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. तसंच आजचा हा वेगळा सेशन आहे. 2026 साली मी स्वतःच या सगळ्या टॉपिककडं मी अग्रेसिव्हली पाहतोय. म्हणजे कोणता टॉपिक? तर नॉलेज वाढवायचं आणि श्रीमंतीकडे वाटचाल करायची, हा टॉपिक. नॉलेज वाढवायचं, आय रिपीट, नॉलेज वाढवायचं आहे आणि श्रीमंतीकडे वाटचाल करायची आहे. मी मित्रांनो तुम्हाला सांगतो, मी असंख्य प्रयत्न करणार आहे. भरपूर असे इनोव्हेटिव्ह आयडियाज आहेत की ज्या आपल्याला इम्प्लिमेंट करायचे आहेत, की जेणेकरून आपली वाटचाल ही श्रीमंतीकडे जाईल. त्यामध्ये 2 स्टेप्स आहेत. पहिली स्टेप आहे की आपल्याला आपल्या फायनान्शियल लिकेजेस स्टॉप करायचे आहेत आणि दुसरी स्टेप आहे की आपण झोपेत असताना सुद्धा आपल्याला पैसा कसा आपल्यासाठी काम करेल त्याचा विचार करायचा आहे. तुम्हाला रिस्पॉन्ड करायचं आहे, तर रिस्पॉन्स केलेल्यानुसार तुम्हाला ऍक्शन घ्यायचे आहेत आणि जर तुम्ही ऍक्शन घेतली तर नक्कीच आपल्याला श्रीमंतीकडे वाटचाल कोणीही रोखू शकत नाही. सो असे आपल्याला 100 करोडपती बनवायचे आहेत. आय रिपीट, 100 करोडपती. त्यामुळे अग्रेसिव्हली तुफान 2026 साली रिमार्केबल आपल्याला काहीतरी करायचं आहे आणि त्याच उद्देशानं आता आपण आजचा हा महत्वाचा सेशन घेतोय. त्यासाठी आपण गेस्ट स्पीकर बोलवलेले आहेत. जर तुमचा प्रतिसाद चांगला लाभला तर अशा अनेक टॉपिक वरती आपण वेगवेगळे गेस्ट स्पीकर बोलवणार आहोत की जे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आहेत, जे त्या फील्डमध्ये एक्सपर्ट राहतील आणि त्यांचा फायदा, त्यांच्या नॉलेजचा फायदा, त्यांच्या कॉन्टॅक्टचा पण फायदा आपल्या श्रीमंतीसाठी कसा होईल त्याचा आपण आता विचार करतोय. सो लेट मी इंट्रोड्यूस अवर टुडे स्पीकर. आपल्याकडं ग्रो म्युच्युअल फंडचे संजय कुमार म्हणून आहेत की ज्यांचा मोर दॅन 25 इयर्स एक्सपिरियन्स आहे आणि आपल्याला ते आज गाईड करणार आहेत. सगळ्यात महत्वाचं काय आहे आजच्या सेशनमध्ये, नॉलेज हे इझिली आज अवेलेबल आहे. युट्यूब असेल, चॅट जीपीटी असेल, हे नॉलेज इझिली अवेलेबल आहे. पण हे मार्केट, इन्व्हेस्टमेंट हे ना, म्हणजे म्हणतो ना आपण प्रत्यक्ष अनुभव असलेले हे व्यक्तिमत्व आहे. म्हणजेच प्रत्येक गोष्टीत जे म्हणतो ना आपण मराठीमध्ये उन्हाळा पावसाळा अनुभवलेलं हे व्यक्तिमत्व आहे. सो या अशा अनुभवी व्यक्तीकडून ज्यावेळेस आपण ऐकतो ना, तर नक्कीच आपल्याला आपला अनुभवाचा, आपल्याला नॉलेजचा हा कोटा आपला नक्कीच भरून यायला मदत होते. इट्स ओवर टू यू, वेलकम एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. जस्ट मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूं कि हम हर मंडे एक कोई ना कोई तो एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं. सो आज आपके एक्सपीरियंस से जो नॉलेज और विजडम बोल सकते हैं वो आने वाला है हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे इन्वेस्टर के लिए. सो आई एम हैप्पी फॉर दैट एंड ओवर टू यू. अगर सर आपका कुछ प्रेजेंटेशन रहेगा तो मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ शेयरिंग के लिए. यू कैन स्टार्ट नाउ. थैंक यू फॉर योर पेशेंस. बहुत बहुत धन्यवाद भुजंग राव जी। उम्मीद है कि मेरी आवाज आप तक और आपके निवेशकों तक पहुंच रही होगी, यस आपके यस यस मित्रों तक रादर। यस, प्लीज कंटिन्यू. थैंक यू। बात तो सही है कि मेरा अनुभव अभी 26 साल से ज़्यादा का हो गया। पहला 6-7 साल बैंकिंग में गया था क्योंकि करियर के शुरुआत में नहीं पता था कि इक्विटी मार्केट भी कोई चीज़ होता है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस तरफ नहीं था। लेकिन प्राइवेट बैंक में आपके इन्वेस्टर का भी आइडिया होगा कि जब भी वो जाते होंगे अपने बैंक या ब्रांचेज़ में, तो वहाँ का आरएम उनको अप्रोच करता होगा कि सर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करो आइदर इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड में। तो ये काम हम लोगों ने भी प्राइवेट बैंकिंग में शुरू किया था 2001 से और कुछ दिन करने के बाद जब समझ में आया कि म्यूचुअल फंड एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, तो फिर लगा क्यों नहीं यही काम किया जाए। तो फिर 2005 से मैंने म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट की फ्रॉम बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड और फिर 2 और कंपनी में काम किया, रेलिगेयर और मिराई में। और अभी 1 साल हो गया जब मैं अभी ग्रो को जॉइन किया हूँ। तो पिछले तकरीबन 20 साल से ज़्यादा का अनुभव म्यूचुअल फंड में रहा।
और इस बीच में इतनी लर्निंग हुई, जिसको कह सकते हैं ना, ट्रेनिंग आप लोग जिसको कहते हैं, यस यस बट यस। तो हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता चला गया। और जो अंतिम ज्ञान प्राप्त हुआ है अभी तक में, वो यही प्राप्त हुआ कि मार्केट में पैसा नहीं बनता है, पैसा बिहेवियर से बनता है। माय गॉड, ये तो थोड़ा डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। हाँ। और वोलेटिलिटी जो है, जिससे हम लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, आपके इन्वेस्टर भी डरते होंगे कि बाजार गिर जाएगा, बाजार चढ़ जाएगा, पैसा मेरा कम हो जाएगा। तो वो जो वोलेटिलिटी है ना, वो वोलेटिलिटी आपका जब तक मित्र नहीं बनेगा, उसको जब तक आप अपना मित्र नहीं बनाएंगे, तब तक आपका पैसा नहीं बनेगा। ये तय बात है। सही बात, सही बात। तो ये दो लर्निंग मेरी जबरदस्त हुई पिछले लगभग 21 साल के अनुभव में। फंड का परफॉर्मेंस तो ठीक है, अगर आप लंबे समय में, आप जैसे इतने दिनों से लोगों को एडवाइस करते आ रहे हैं, तो आपको अनुभव होगा। किसी का अगर 10% का रिटर्न है, तो जो सबसे अच्छा है वो 12% दे रहा है, जो सबसे खराब है वो 8.5% दे रहा है। तो बहुत बड़ा गैप नहीं रहता है बेस्ट और वर्स्ट में लंबे समय के अंतराल में, अगर उस फंड ने कुछ बहुत बड़ा डिजास्टर न कर दिया हो। अगर हम्म। एक नॉर्मल फंड हाउस अपना मैनेज कर रहा है फंड, तो लंबे समय में आपका पैसा बनता है। ये एक्चुअली क्या है ना, ये CAGR जिसको हम लोग बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं, आपके इन्वेस्टर भी क्लास 10 तक तो मैथ्स पढ़े होंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में प्लस R अपॉन 100 होता है, लेकिन टू द पावर टी है कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला हम लोग क्लास 10 तक पढ़ते हैं ना, उसमें प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करते हैं 1 + R/100 टू द पावर टी से। तो जो कंपाउंडिंग होता है ना, वो टी है, टी इज इक्वल टू टाइम। तो हम्म। जो जितना दिन रहेगा, उसको उतना फायदा होगा, करेक्ट करेक्ट। है ना। वोलेटिलिटी रहेगी बाजार में हमेशा, बाजार का मतलब ये वोलेटिलिटी। हम लोग इक्विटी मार्केट की वोलेटिलिटी को रोज दें। आप भाजी मार्केट में जाते हैं तो वोलेटिलिटी नजर आती है कि नहीं? यस यस। आपके इन्वेस्टर जब भाजी मार्केट में जाते होंगे, वहां भी वोलेटिलिटी है। करेक्ट। कभी कांदा 15, है ना, कभी टमाटर 20 रुपए का पाव है, कभी 25 रुपए का पाव है। वोलेटिलिटी तो हर, जब बाजार का नाम आ गया कि ये बाजार है, तो बाजार मतलब वोलेटिलिटी। कैसे? क्योंकि बाजार किसको बोलते हैं आप? अर्थशास्त्र में बाजार उसको बोलते हैं जहां बेचने वाला और खरीदने वाला मिलके एक दाम तय करता हम्म। है, उसी को बाजार बोलते हैं, है ना। यस यस। कि ग्रो म्यूचुअल फंड का एक नया फंड चल रहा है, तो इसके बारे में भी बातचीत करते रहेंगे और साथ साथ मार्केट के बारे में भी बताते रहेंगे आपको। जहाँ तक ग्रो म्यूचुअल फंड की बात है, तो ये 2023 में एग्जिस्टेंस में आया है। और अपनी साइड से हम लोगों ने पहला फंड 2024 से 2000, हाँ 24 में लॉन्च किया था, डाइवर्सिफाइड इक्विटी साइड में ग्रो मल्टी कैप फंड, इस दिसंबर में जिसका 1 साल पूरा हुआ है। और पिछले 2 साल में हमने अपने इक्विटी साइड के इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को सेटअप किया, और उसको हम लोग QGAR बोलते हैं, क्वालिटी एंड ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। तो क्वालिटी मतलब हर तरह की कंपनी में जिस तरह की क्वालिटी मैनेजमेंट लेवल पे, बैलेंस शीट लेवल पे, और उनके मार्केट पेनिट्रेशन और कैश फ्लो, हर तरह की उसकी क्वालिटी को हम लोग एनालाइज करते हैं। वो अगर हमारे पैरामीटर में फिट बैठता है, फिर उसको आगे के लिए कंसीडर करते हैं। ग्रोथ जहाँ तक बात है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो तकरीबन 20% के आसपास का हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट ब्रेड्थ एंड विड्थ एंड देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन। और उसके बाद रीजनेबल प्राइस बहुत इम्पोर्टेंट है।
वॉरेन बफे ने भी बोला है कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बिजनेस का एक्चुअल वैल्यूएशन, एक्चुअल प्राइस के आसपास अगर आप खरीदोगे तो शायद आने वाले टाइम में आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा स्टेबल वे में ग्रो करेगा। तो किसी भी स्टॉक को या कम बिजनेस को गलत प्राइस पे खरीदना भी एक काइंड ऑफ रिस्क है। तो क्वालिटी, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, ये जो हमने अपना फिलॉसफी, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बनाया है, इसमें एक्चुअली हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट में रिस्क को मिनिमाइज कर सकें जितना भी पॉसिबल हो सकता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और उस रिस्क को लेते हुए आप कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट की भाषा में। तो आप जितना रिस्क ले रहे हो उसके बेसिस पे कितना रिटर्न आ रहा है। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि आपको बेहतर अनुभव दे सके। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, और जिसको हमने एग्जिबिट भी किया है इन लास्ट 1 ईयर थ्रू आवर मल्टी कैप फंड। और अभी हम लोग एक नया फंड लेके आए हैं जिसका नाम ग्रो स्मॉल कैप है। ये आपको, जैसा कि आपकी जानकारी होगी कि मार्केट में जितने भी इक्विटी मार्केट में जो स्टॉक लिस्टेड हैं वो अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। सेबी ने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से स्टॉक को डिवाइड किया है। सो पहले 100 कंपनियां जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, जो 100 सबसे बड़ी कंपनियां वो लार्ज कैप में आती हैं। उसके बाद की 150 कंपनियां मिड कैप कहलाती हैं, और जो 251वां स्टॉक है, कंपनी है जो लिस्टेड स्पेस में, वहां से लेके एनएससी के 500वें स्टॉक तक स्मॉल कैप इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जितने भी स्टॉक है उनको स्मॉल कैप के तौर पे कंसीडर किया जाता है। वैसे बाजार की भाषा में उसको माइक्रो कैप भी बोलते हैं। तो ये अलग-अलग कैटेगरी है जिसमें म्यूचुअल फंड ऑपरेट करता है ऑन इक्विटी साइड। तो ये फंड ऐसा है जिसमें हम लोग मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट सेबी के हिसाब से मिनिमम 65% जो इन्वेस्टमेंट होगा वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में होगा, रखना है, वो मैंडेटरी है। और बाकी का हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, बट फंड मैनेजर का मैंडेट ये है कि इस फंड में हम लोग स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाएंगे। अभी मेरा ये सजेशन रहता है, एडवाइस रहता है लोगों को कि आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो अपना एक टाइम होराइजन डिसाइड कर लो कि आप कितने दिन के लिए और क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो टाइम ऑटोमेटिक आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वो आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो 5 साल में, 7 साल में होगा, 10 साल में होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको हर 2 साल पे मोबाइल बदलना है, उसके लिए आप कोई एसआईपी कर रहे हो, तो हर 2 साल में हो सकता है बाजार में वोलेटिलिटी इतनी रहे कि आपका प्रिंसिपल 2%, 5%, 10% से कम भी हो सकता है, और ज़्यादा भी हो सकता है। तो वहाँ कम वोलेटिलिटी, चूँकि आपका हर साल में आपकी आदत है मोबाइल बदलने की 2 साल में, तो आपको ऐसे जगह एसआईपी करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ वोलेटिलिटी कम हो। तो शायद उसके लिए आप डेट, भुजंगराव जी आपको बताएँगे कि शायद डेट फंड बेहतर होगा। या मान लीजिए आप हर 2 साल बाद कहीं घूमने जाते हो, फॉरेन जाते हो, तो आप एक लमसम पैसा डाल के रखना चाहते हो कि भाई 2 लाख रुपया मेरा पड़ा रहे, सो दैट विद फैमिली हम कहीं ट्रैवल करने जाएँगे, या 50,000 रुपया पड़ा रहे, 2 साल बाद मुझे इसकी ज़रूरत है। तो मिनिमम रिस्क वाला भी प्रोडक्ट है, तो उसके हिसाब से भुजंगराव जी आपको एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको अपना रिटायरमेंट प्लान करना है और आप अभी 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, और रिटायरमेंट आपका 60 साल की उम्र में है, तो आप 25 साल के लिए, 30 साल के लिए, 35 साल के हिसाब से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। या मान लीजिए आज से 10 साल के बाद आपको घर खरीदना है, 5 साल के बाद आपको गाड़ी लेनी है, आपके बच्चे हैं तो 10 साल के बाद आपको, बच्चे जब बड़े हो जाएँगे तो उनको हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। तो अगर आप ये डिसाइड कर लें कि क्यों इन्वेस्टमेंट करना है, व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग,
तो आपका टाइम होराइज़न मोर और लेस एक क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएगा। तो अभी इसके पहले, इन्वेस्टमेंट से भी पहले आप ये डिसीज़न लें कि आपको इन्वेस्टमेंट जब क्यों करने की बात है, तो आपका जब टाइम डिसाइड होगा और आप वो फाइनेंशियल गोल की तरफ जाएँगे, तो भुजंगराव जी कैलकुलेशन करेंगे, जो आपको बताएँगे कि अगर आपको 1 लाख रुपए को अगले 10 साल में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख बनाना है, तो आपका सीएजीआर मतलब हर साल का रिटर्न कितना होना चाहिए। उस रिटर्न के हिसाब से आपको प्रोडक्ट डिसाइड किया जाएगा। मैं ये बैकग्राउंड इसलिए सेट करना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपका फाइनेंशियल गोल 5% के रिटर्न से पूरा हो जा रहा है या 6% के रिटर्न से पूरा हो जा रहा है, तो आप अननेसेसरी क्यों इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके रिस्क लेंगे? लेकिन जिस ढंग से जो महँगाई दर है या रुपए का जो डिवैल्यूएशन हो रहा है हर साल, कम से कम 3 से 5% के बीच का, तो उसको कंसीडर करते हुए और हमारी आपकी ज़रूरतों को कंसीडर करते हुए, शायद आपके जो फाइनेंशियल गोल हैं, वो 5, 6, 7% में अचीव करना डिफ़िकल्ट होगा या हो सकता है, लेकिन उसके लिए समय बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। अगर मान लीजिए आपको 10% का किसी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न आ रहा है, तो उसमें 7 साल के आसपास आपका पैसा डबल हो जाता है और वही अगर 7% रिटर्न आ रहा है, तो उसके लिए आपको 10 साल से ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। तो 10% के रिटर्न में 7 साल वेट करना पड़ रहा है और 7% के रिटर्न में 10 साल वेट करना पड़ रहा है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपका इन्वेस्टमेंट का होराइज़न क्या है और आपका रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो डिसाइड हो गया तो प्रोडक्ट डिसाइड हो जाता है। अभी जो हम लोग स्मॉल कैप लेकर के बाज़ार में आए हैं, इस स्मॉल कैप में हमारा मानना है कि मिनिमम 7 साल का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अभी आप अगर 7 साल के हिसाब से इक्विटी मार्केट को अभी देखो, तो उसके लिए आपको भारत के अलग-अलग पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा। क्या भारत आने वाले साल में 6 से 7% के जीडीपी से ग्रो कर सकता है? अगर हाँ, तो एक आपके लिए पॉज़िटिव चीज़ हो गई। क्या आने वाले समय में भारत के लोगों की आम लोगों का इनकम अगले 7 साल में बढ़ेगा? अगर आपको लगता है हाँ, तो ये भी आपके लिए पॉज़िटिव है। अगर आपको लगता है कि अगले 7 साल, 10 साल में हर इंसान कोई टीवी बदलेगा, कोई फ्रिज बदलेगा या कोई नया टीवी खरीदेगा या कोई नया फ्रिज खरीदेगा, कोई साइकिल वाला टू व्हीलर चढ़ेगा, टू व्हीलर वाला गाड़ी चढ़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो ये भी आपके लिए पॉज़िटिव है। अगर आपको लगता है कि अगले 7 से 10 साल में कोई आदमी बहुत लोग होंगे ऐसे जो नया मकान खरीदेंगे, नया फ्लैट खरीदेंगे, 1 बीएचके, 2 बीएचके, 3 बीएचके। अभी वो मकान खरीदेंगे तो उसमें इंटीरियर कराएँगे, फर्नीचर का काम कराएँगे। उस मकान के अंदर में बिजली का काम होगा, उस मकान के अंदर में टॉयलेट के सैनिटरी वेयर का काम होगा, उस मकान के अंदर में टाइल्स का काम होगा, उसके अंदर में उस बिल्डिंग को बनाने में सीमेंट लगेगा, छड़ लगेगा। तो कहने का मतलब कि अगर ये सब चीज़ आपको लग रहा है कि पॉज़िटिव है, तो इक्विटी जैसे इंस्ट्रूमेंट में क्योंकि इन सब चीज़ों को बनाने वाली कंपनियाँ भारत के इक्विटी मार्केट में जिसको एनएससी और बीएसई के नाम से जानते हैं, वो उपलब्ध हैं। अभी उसमें चुनना आपके बस में अगर है कि हाँ, आप अगर वो कंपनी चुन सकते हैं कि हाँ, ये कंपनी जो टाइल्स बना रही है या जो बिजली का तार बना रही है या जो डिफेंस इक्विपमेंट बना रही है, वो उसको मैं पर्सनली जानता हूँ और उसके बैलेंस शीट को मैं समझता हूँ, उसके बिहेवियर को मैं समझता हूँ। तो आप कर सकते हैं डायरेक्ट भी काम, लेकिन अगर आपकी ये कैपेबिलिटी नहीं है, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको पैसे की ज़रूरत है आज से 7 साल, 10 साल के बाद, तो भुजंग राव जी आपको बताएँगे कि कौन से पोर्टफ़ोलियो में अगले 7 से 10 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करने से आपका फाइनेंशियल गोल अचीव होगा। तो हम लोग अगले 7 से 10 साल के फाइनेंशियल गोल के लिए ये एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लाए हैं, जिसका नाम ग्रो स्मॉल कैप फंड है। इसमें हम लोग उस
हमारा एज ए फंड हाउस मानना है कि पिछले 20 साल में भारत में जो तरक्की हुई है, 20-25 साल में रादर, उसमें हर लेवल पे हम लोग इसको 3C का फिलॉसफी देते हैं कि कैपेबिलिटी, अब इंडिविजुअल कैपेबिलिटी, जैसे हर परिवार में आप देखिए तो उनकी क्षमता बढ़ी है पहले से। मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ मेरे पिताजी साइकिल चलाते थे, मैं कार चलाता हूँ। अ, मैं नॉर्मल पढ़ाई किया, मेरा बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, तो कहने का मतलब कि हर इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी बढ़ी है। इंटरप्राइज की कैपेबिलिटी मतलब कंपनी की कैपेबिलिटी बढ़ी है क्या? अभी एल-एन-टी जैसी कंपनी जो कभी विश्व के मानचित्र पे कहीं नहीं थी, लेकिन आज के समय में उसका बहुत सारा रेवेन्यू विदेश से आता है। उसकी बहुत सारी कमाई विदेश से आती है। टाटा मोटर्स जैसी कंपनी, उसका 50% लगभग रेवेन्यू बाहर से आता है। वो आपको पता है, लैंड रोवर और जगुआर का ओनर है वो। गवर्नमेंट कैपेबिलिटी, सरकार की कैपेबिलिटी बढ़ी है क्या? अभी देखिए 2 लाख करोड़ सालाना हम लोग लोगों को भोजन के लिए दे रहे हैं, तो सरकार की भी कैपेबिलिटी बढ़ी है। मतलब सरकार पिछले 25 साल में कितने ओवरब्रिज बना चुकी, कितनी सड़कें बना चुकी। तो कहने का मतलब कि हर लेवल पे कैपेबिलिटी बढ़ी है। वही कैपेसिटी की बात करें तो फिजिकल कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी। फिजिकल कैपेसिटी कहने का मतलब कि इतनी आबादी है हमारी, हर इंसान अभी अपने आप में कैपेबल है। फाइनेंशियल कैपेसिटी कहने का मतलब कि अगर कोई कंपनी आज अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अगर बाजार में आती है, तो सरकार भी उसको पैसे देने के लिए तैयार है। जैसे कोविड के टाइम में आपने देखा कि यही पुणे की कंपनी को सरकार ने पैसा दिया, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कि ठीक है, आप वैक्सीन बनाओ, हम आपको दे रहे हैं। तो अभी अगर पुराना समय होता या स्थिति अगर हमारे देश की अच्छी नहीं होती, तो शायद हम उनको नहीं फंड कर पाते। फाइनेंशियल कैपेसिटी भी हमारी बढ़ी, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी। अभी आप जानते हो ज़ोमैटो है, स्विगी है। ज़ोमैटो 4 लड़कों ने मिलके शुरू किया, यंग लड़कों ने, 25 साल के लड़के। आज देखिए आधे घंटे में 1.5 लाख ऑर्डर डिलीवर करते हैं। ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी है हमारी। तो टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी हमारी बढ़ी है। और कॉन्फिडेंस का तो आज के अभी के बच्चे के हिसाब से आप देखिए, अपना बचपन याद कीजिए और अपने बच्चों को देखिए, तो कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त मिलेगा आपको। इसका उदाहरण ये भी देता हूँ मैं कि अभी जो आईआईटी से लड़के पास आउट हो रहे हैं, वो कोई स्टार्टअप कंपनी जॉइन कर रहे हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो कुछ कर लेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले या तो वो विदेश चले जाते थे या भारत में ही कोई बड़ी कंपनी जॉइन करते थे। अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट पास आउट होकर आईआईटी से निकल रहे हैं जो स्टार्टअप कंपनी जॉइन कर रहे हैं। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, 3 कंपनी भारत में ऐसी है जो रॉकेट बना रही है। बच्चों ने वो कंपनियां बनाई हैं अभी। नॉम मतलब ऑलमोस्ट एग्जीक्यूशन के स्टेज पे वो कंपनी आ गई है। 350 कंपनियां ऐसी हैं जो ड्रोन बना रही हैं। तो कहने का मतलब कि लोग, हर इंडिविजुअल जो कैपेबल है, जिस जिसके अंदर कैपेसिटी है, वो अपने काम में लगा है और भारत की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसमें कितने सक्सेसफुल होंगे, कितने नहीं होंगे, वो दैट टाइम विल टेल। बट ये प्रोसेस आज के डेट में चल रहा है, जिसकी कल्पना हम लोग आज से 20, 25, 30 साल पहले भारत में नहीं कर सकते थे। इंटरप्राइज कॉन्फिडेंस कहने का मतलब ये है कि जो कंपनियां आज से 20-25 साल पुरानी बात देखेंगे तो भारत में एक भी ग्लोबल कंपनी नहीं थी। आज के डेट में आपके पुणे का किर्लोस्कर जैसी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है। एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो पूरी दुनिया में अपना जनरेटर सप्लाई कर रही है। एंटरप्राइज कॉन्फिडेंस ये है कि आज अगर नवी मुंबई का अभी एक एयरपोर्ट बना है, तो वहाँ पहले नदी हुआ करती थी। उस नदी का डायरेक्शन चेंज करके हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कि हम उस नदी के डायरेक्शन को चेंज करके, टेक्नोलॉजिकली इतने साउंड है हम, कि हमने उस जगह को एयरपोर्ट बना दिया।
और इन सब चीज़ों के साथ गवर्नमेंट का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है। तो गवर्नमेंट भी कॉन्फिडेंट है, अपने बैलेंस शीट अब आज के डेट में हम लोग $4 ट्रिलियन से ऊपर की इकोनॉमी है, प्रॉस्पर कर रहे हैं। आज से 25 साल पहले और आज के डेट में ज़मीन आसमान का अंतर है, प्रॉस्पेरिटी आई है। तो इन 3 सी के फिलॉसफी पे अगर आपको लगता है कि चीज़ें अगले 7-10 साल के हिसाब से चीज़ें ठीक हैं, तो आप 7 से 10 साल वाला जो फाइनेंशियल गोल है आपका, हो सकता है 10 साल बाद आपको कोई नई गाड़ी खरीदनी हो जो आप सोच रहे हो, या फ्लैट के लिए मार्जिन मनी जमा करना हो, या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या बेटी की शादी के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो आप भुजंगराव जी से संपर्क कीजिए एंड ही विल एडवाइज यू कि आपके लिए कौन-सा आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कौन-सा सूटेबल फंड होगा। हमने ये जो फंड लॉन्च किया है, इसका यही ड्यूरेशन है। हम क्यों मानते हैं कि ये सेगमेंट अच्छा करेगा आने वाले टाइम में? तो जैसा मैं बता रहा था कि स्मॉल कैप जितनी भी कंपनियाँ छोटी-छोटी जो कंपनियाँ हैं, पहले के समय में उनको दिक्कतें आती थी 3 तरह की। उनको अच्छे लोग नहीं मिलते थे, कोई भी छोटी कंपनी में काम नहीं करना चाहता था। दूसरा, उनको पैसे नहीं मिलते थे, बैंक से लोन मिलने में तकलीफ होती थी उनको, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनके पास अच्छा कॉन्सेप्ट था, सब कुछ वो अच्छा कर सकते थे, बट बैंक उनके ऊपर भरोसा नहीं जता पा रहा था। और तीसरा, कंज़्यूमर तक पहुँचने में उनको तकलीफ थी। तो अभी जैसे मैंने बताया कि उनको लोग मिलने के लिए भी तैयार हैं। अभी मान लीजिए कि बैंक का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक बड़ा बैंक है और एयू बैंक छोटा बैंक है। तो अब एयू बैंक को अगर मान लीजिए ब्रांच मैनेजर की ज़रूरत है, तो उसको किसी दूसरे बैंक से रिसोर्स मिल जाएगा, क्योंकि उसी सेगमेंट में प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में ही बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं, जो शायद एयू बैंक को जॉइन करना चाहेंगे, ब्रांच मैनेजर के तौर पे। मैं जब प्राइवेट बैंक जॉइन किया था, उस वक़्त लोग टेलीकॉम सेक्टर से, फार्मा सेक्टर से आ रहे थे, क्योंकि सरकारी बैंक वाले प्राइवेट बैंक में आना नहीं चाहते थे और प्राइवेट बैंक में उतना रिसोर्स अवेलेबल नहीं था जो स्विच कर सके। लेकिन आज के समय में वो रिसोर्स अवेलेबल है। दूसरा, पैसे, जो पहले बैंक के लोन के ऊपर डिपेंडेंट थे, वो अभी अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो प्राइवेट इक्विटी, मतलब कोई इंडिविजुअल आदमी आपको 50 लाख, 1 करोड़ आपकी कंपनी में लगा सकता है, आपके बदले में आप उसको अपना शेयर देते हो। तो इस तरह के रिसोर्सेज बाजार में उपलब्ध हैं और कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए अभी इंटरनेट सबसे बड़ा साधन है। अभी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसका शोरूम आपको पूरे शहर में नहीं दिखेगा, बट वो अमेज़न पे अवेलेबल हैं, वो मेसो पे अवेलेबल हैं, वो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं। जब एप्पल का शोरूम नहीं था, तो भी लोग एप्पल का फ़ोन खरीद रहे थे ना थ्रू अमेज़न। तो वही कहने का मतलब ये है कि आप कंज़्यूमर तक आसानी से पहुँच पा रहे हैं। आपको पैसा मिल पा रहा है और लोग भी अच्छे लोग आपके साथ आ रहे हैं। अगर इस तरह का माहौल बन रहा है स्मॉल कैप के लिए, छोटी-छोटी कंपनियों के फ़ेवर में, तो आने वाले समय में उनका ग्रोथ थोड़ा बेहतर होगा, फ़ास्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि मान लीजिए जब बरगद का पेड़ होता है, तो उसका फैलाव कम होता है, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों का फैलाव ज़्यादा होता है। तो उसमें देखना ये है कि कौन-सी कंपनी आज से 10 साल तक सर्वाइव करेगी, किसका टेक्नोलॉजी अच्छा है, कौन अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। अगर ये आप स्वयं देख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू आप आइए, जहाँ एक फंड मैनेजर होता है, क्वालिफाइड फंड मैनेजर, जो जिसका काम ही यही है कि स्टॉक का एनालिसिस करना। एवरीडे वो यही काम करता है कि कौन से स्टॉक, कौन-सा कंपनी, कौन-सा बिज़नेस, कौन-सा स्टॉक है जो उसके इन्वेस्टर के लिए आने वाले समय में वेल्थ क्रिएट कर सकता है। दूसरा क्या फ़ायदा है इसका कि स्मॉल कैप में ऑप्शंस बहुत उपलब्ध हैं। अभी जैसे हाउसिंग फाइनेंस से एक ही कंपनी लार्ज कैप में, मतलब टॉप 100 में एक ही कंपनी है जो सिर्फ़ हाउसिंग फाइनेंस करती है। लेकिन वही अगर आप स्मॉल कैप में आएँगे तो ऐसी 7 कंपनियाँ हैं।
सिविल कंस्ट्रक्शन में लार्ज कैप में एक कंपनी है, मिड कैप में 2 कंपनी है और स्मॉल कैप में 9 कंपनी। गाड़ियों के मामले में 2 ही कंपनी है जो लार्ज कैप में ऑटो कंपोनेंट्स में खास करके, मिड कैप में 7 कंपनी है और स्मॉल कैप में 10 कंपनी। तो कहने का मतलब ये कि ऑप्शंस आपके पास ज्यादा उपलब्ध हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। बहुत सारा कैटेगरी ऐसा है जिसमें ना लार्ज कैप है ना मिड कैप कंपनियां हैं, छोटी छोटी कंपनियां हैं उसमें, जैसे सैनिटरी वेयर है, जैसे पेपर है, जैसे मीडिया एंटरटेनमेंट है, जैसे रेलवे है, फुटवेयर है। तो ये सब चीजें भी तो हैं। तो इन सारी जरूरतों की जो कंपनियां हैं वो सिर्फ स्मॉल कैप में ही उपलब्ध हैं। तो आपके पास ऑप्शन स्मॉल कैप में है। हाँ, इसके अंदर में क्या होगा आपको पता है कि जब भी अ, किसी भी तरह का कोई निगेटिव न्यूज़ मार्केट को लेकर के या इकोनॉमी को लेके आएगा, तो जो सबसे कमज़ोर है, जैसे कोविड में देखिए गरीब लोगों को ज़्यादा तकलीफ हुई। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियली बहुत सक्षम नहीं थे। वो सस्टेन करने में उनको मुश्किल आ रही थी। तो जब भी कोई इस तरह की इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें होंगी, तो स्मॉल कैप में थोड़ा दबाव रहेगा। लेकिन अगर वो कंपनी अच्छी है और सस्टेन कर रही है और करेगी, जो फंड मैनेजर एवरीडे के हिसाब से एनालाइज करते हैं उसको, तो निश्चित तौर पे वहां पे आपका एक लंबे समय में अच्छा रिटर्न बनने की संभावना है। निश्चित निश्चित तौर पे म्यूचुअल फंड में कुछ होता नहीं है, लेकिन यहाँ रिस्क सिर्फ समय का है। आप अगर समय देंगे तो आपका पैसा बनेगा, अगर चीजें सामान्य रही तो। हमने कोविड के समय में देखा कि लगभग 6-8 महीने के लिए बाजार में थोड़ी बेचैनी आई, लेकिन बाजार वापस आ गया और 1 साल जब कोविड का हुआ तो बाजार एक अपने नए लेवल पे था और लोगों के पैसे बनने शुरू हुए। तो जो उस वक्त इन्वेस्टेड रहे वो आज अच्छा पैसा बना के रखे हैं। सिर्फ उन्होंने क्या अपना पेशेंस दिखाया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये वोलेटिलिटी रहती है मार्केट में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वोलेटिलिटी को आपको अपना मित्र बनाना चाहिए। वोलेटिलिटी को मित्र बनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए आने वाले समय में अच्छा होगा। क्योंकि आज ही अगर आप मनी कंट्रोल एक्सेस करते हैं तो उस पे एसबीआई का एक रिपोर्ट आया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, कि 2030 तक भारत के में प्रति व्यक्ति आय जो अभी तकरीबन 2800 डॉलर के आसपास है, 2800 डॉलर के आसपास, वो 4000 डॉलर हो जाएगा अगले 2 साल। और उसके आसपास हम लोग 4 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएंगे। तो जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इसका मतलब कि जो कंपनियां हैं भारत में जो ऑपरेट कर रही है वो भी ग्रो करेंगी, उनका भी ग्रोथ होगा। तो अगर हम अपनी कंपनी नहीं खोल सकते या हम इंडस्ट्रिस्ट नहीं बन सकते, तो कम से कम उनके जैसा व्यवहार तो कर सकते हैं, उनके साथ तो चल सकते हैं। हाँ, कौन सी कंपनियों को अपने साथ लेना है शायद मुझे और आपको ना पता हो, लेकिन म्यूचुअल फंड एक माध्यम है जिसके थ्रू आप इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और स्लोली स्लोली अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल के लिए। मेरा मानना है कि जिस ढंग से महंगाई है, खास करके एजुकेशन में, हेल्थ में, इवन रिटायरमेंट के बारे में अगर आप सोच रहे हैं कि एग्जिस्टिंग इनफ्लो जो है आपका कैश फ्लो है उससे आपका काम चल जाएगा, तो आप भुजंग राव जी के साथ इत्मीनान से बैठिए और ये आपको कैलकुलेट करके बता देंगे कि आपका जो रिटायरमेंट का पैसा आएगा वो आपके रिटायरमेंट के लिए सफिशिएंट शायद नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त की जरूरतें और उस वक्त की जो महंगाई होगी वो अभी से निश्चित तौर पे डिफरेंट होगी। मैं जब स्कूटर चलाना शुरू किया था तो पेट्रोल का दाम कुछ 6 रुपए लीटर हुआ करता था, आज वही 110 रुपए लीटर के आसपास है। तो लीटर का साइज तो नहीं बढ़ा, रुपया डिवैल्यू हो गया। मेरी शादी हुई थी तो 5,000 तोला सोना हुआ करता था, आज कुछ 1,30,000 रुपए का भाव है, 22 कैरेट के उसके आसपास ही शायद भाव है। तो कहने का मतलब कि डिवैल्यूएशन ऑफ मनी तो हुआ है ना, रुपए की कीमत तो घटी है।
हम और आप, मान लीजिए मेरी पढ़ाई जब स्कूल में होती थी, मैंने 90 रुपए का मैक्सिमम फीस दिया है और मैंने अपने बच्चे के लिए यहाँ 3000 रुपए का फीस दिया। तो स्कूल टीचर मोरलेस वैसे ही हैं हर जगह अच्छे स्कूल में, लेकिन रुपए की कीमत घट गई है। जो शर्ट आप 100-200 रुपए में पहले बनाते थे, वो वही शर्ट अभी 1100, 1200, 1500 में मिलता है। और जब वोलेटिलिटी है मार्केट में, तो मार्केट कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। तो इस वोलेटिलिटी को एक्सेप्ट कर लीजिए कि जब आप बाजार में एंटर कर रहे हैं, तो कभी दाम आपके प्रोडक्ट का नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। आपको ध्यान ये रखना है कि आप जब भी बाजार नीचे जाए, अगर आपके पास कुछ पैसा हो और जिसको आप उतने ही समय के लिए छोड़ सकते हो, तो बाजार नीचे गया मतलब डिस्काउंट होता है। फाइनेंशियल टर्म में इसको डिस्काउंट बोलते हैं। तो डिस्काउंट पे उपलब्ध है। तो डिस्काउंट पे जब कोई चीज़ उपलब्ध रहता है, तो आदमी थोड़ा ज़्यादा खरीदता है ना? तो जब डिस्काउंट पे चीज़ें उपलब्ध हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा ख खरीदना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, वो घट के आपका 85,000 रुपया हो गया, तो जो चीज़ आपने ₹10 में खरीदा, वो अभी साढ़े ₹8 का है। तो आप 1 लाख रुपया और लगा देंगे, तो आपका खरीदी प्राइस भी थोड़ा बेहतर हो जाएगा, मतलब 10 के नीचे आ जाएगा और साथ में क्या होगा, आपने सस्ते में कोई चीज़ खरीदा है। अभी 85 का चीज़ जब 90 होगा, तो आपके फ़ायदे होने शुरू हो जाएँगे। तो ये सब चीज़ एक्चुअली भुजंगराव जी आपको अच्छे से समझा पाएँगे, क्योंकि ये काम उनका है और वो तन-मन से इस काम में लगे हुए हैं। और मेरी जब उनसे लास्ट टाइम मुलाकात हुई, तो उन्होंने अपने किताब के बारे में ज़िक्र किया और उस किताब में बहुत अच्छी-अच्छी बातें लिखी हुई हैं। वो शायद आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। बट मेरा ओवरऑल मानना ये है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं, जो अचीवेबल सपने हैं। देखिए, अर्थशास्त्र में हम लोगों ने पढ़ा है इच्छाएँ और आवश्यकता। तो इच्छाएँ तो अनंत हैं, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन आवश्यकताएँ जो हैं, उसकी पूर्ति की जा सकती है। जो नॉर्मल, जो रिस्क फ्री, जहाँ आपका रिस्क नहीं है, अगर आप ज़ीरो रिस्क लेकर के इन्वेस्ट करेंगे, तो आपके पास बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, वहाँ आपको 6 से 7, साढ़े 7% का रिटर्न मिलेगा। अगर आपका कोई भी फाइनेंशियल गोल 6%, 7%, 8% से पूरा हो जा रहा है, तो प्लीज़ कंटिन्यू विद दैट। डोंट ट्राई टू एंटर इंटू इक्विटी मार्केट, क्योंकि आपका वो रिस्क एपेटाइट भी शायद ना होगा। लेकिन अगर आपके कोई भी फाइनेंशियल गोल अ, इस रिटर्न परसेंटेज रिटर्न से नहीं अचीव हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भुजंगराव जी की बात को मानिए। वो जो बोले उसको समझिए और समझ के फिर लंबे समय के हिसाब से अपने फाइनेंशियल गोल को फिक्स करके और फिर उतने दिन के लिए बाजार में बने रहिए। अगर आपको 5 साल में गाड़ी खरीदनी है, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, तो 5 साल हो सकता है वो 2 साल में पूरा हो जाए, हो सकता है वो 6 साल में पूरा हो जाए। इतना ही डिफरेंस आएगा, लेकिन वो पूरा ज़रूर होगा। साथ में जब भी डिस्काउंट पे चीज़ें उपलब्ध रहें, तो ज़रूर खरीदिए। तो बाज़ार को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप रोज़ बाज़ार में जाते हैं। सब्जी का मार्केट आप देख ही रहे हैं, सोना जैसा फिक्स एसेट आप देख ही रहे हैं कि कैसे ऊपर-नीचे हो रहा है। तो कहने का मतलब, किसी भी बाज़ार में किसी भी प्रोडक्ट का दाम डिमांड और सप्लाई पे ही डिमेंड डिपेंड करता है, उसी पे निर्भर होता है। अगर आज पैसा ज़्यादा उपलब्ध है बाज़ार में खरीदारी के लिए, तो बाज़ार ऊपर जाएगा। अगर जो लोग बेचने वाले हैं वो ज़्यादा हैं, तो बाज़ार नीचे जाएगा। तो जिसका फाइनेंशियल गोल अचीव हो रहा है, जिसका पर्पस सॉल्व हो गया है, वो बेच देता है। जिसको लगता है कि नहीं, अभी आने वाले 5 साल के लिए मुझे अपने गोल को अचीव करना है, वो खरीदता है। तो जब कोई बेच रहा है, तो कोई खरीद रहा है, इस बात को हमेशा समझिए। जब भी कोई बेच रहा है, तो कोई खरीद रहा है। ऐसा नहीं है कि आप अगर बेच के निकल गए, तो बिना फाइनेंशियल गोल अचीव किए हुए तो आप बच गए, ऐसा नहीं है। आपने अपने आप को
कस्टमाइज़ कर लिया कि आप उतने में ही हैप्पी हो गए। मत कीजिए ऐसा। जब बिहेवियर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसमें भुजंगराव जी काफ़ी माहिर हैं, उनका यही काम है कि आपके ज़रूरतों को, आपकी आवश्यकताओं को वो अपने सलाह के माध्यम से आपके साथ-साथ चल के पूरा करेंगे। अब पुणे से बंबई की दूरी मान लीजिए, मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ से 180 किलोमीटर है। 60 की स्पीड से 3 घंटे का रास्ता है, लेकिन टोल आता है, बीच में ट्रैफ़िक आएगा, तो 3 घंटे का शायद 4 घंटे होगा। अगर गाड़ी पंक्चर हो जाएगी, तो शायद साढ़े 4 घंटा हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे स मैं सुबह 6 बजे चल रहा हूँ और मुझे 12 बजे तक पहुँचना है, तो गोल डिसाइडेड है कि 12 बजे पहुँचना है। अगर पंक्चर भी हो गया तो घबराना नहीं है कि अरे! लेट हो जाएगा। अगर हम साढ़े 4 घंटे में भी पहुँच गए, तो साढ़े 10 तक पहुँच जाएँगे। अगर मान लीजिए रास्ते में रुक के नाश्ता पानी किया तो 5 घंटे लग जाएँगे, लेकिन फिर भी 12 के पहले पहुँच जाएँगे। अगर कुछ और भी छोटी-मोटी घटनाएँ हो गई, तो भी 1 घंटा मार्जिन लेके हम लोग चल रहे हैं। तो पहले ये डिसाइड करना है कि बॉम्बे कितनी देर में पहुँचना है। अगर मान लीजिए कि मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मुझे अगले 1 घंटे में बॉम्बे जाना है, तो शायद पॉसिबल ना हो पाएगा, नॉर्मल वे में। उसके लिए हमें पहले से हवाई जहाज़ की बुकिंग रखनी पड़ेगी, यहाँ से एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, एयरपोर्ट में हेलीकॉप्टर या प्लेन बोर्ड करना पड़ेगा, फिर पॉसिबल हो पाएगा। 2 घंटा, 2 घंटे में डिसाइड करेंगे, मतलब एवरेज स्पीड 90-100 के आसपास होनी चाहिए बिना रुके, तो डेफ़िनेटली एक्सीडेंट्स होंगे। 60 का एवरेज स्पीड मेंटेन करना, ट्रैफ़िक मतलब घर से लेके हाईवे और फिर हाईवे से उतर के वापस बॉम्बे के ट्रैफ़िक में, वो भी थोड़ा मुश्किल है। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपको बॉम्बे कितने बजे पहुँचना है। वो अगर डिसाइड हो जाएगा तो आपका एवरेज स्पीड भी मेंटेन रहेगा, आप शांत भी रहेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी। अगर टायर पंक्चर भी हो जाएगा तो आप घबराएँगे नहीं। तो ये मेरी तरफ से गुज़ारिश है, अगर आपको लगे कि आपके पास 7 साल, 10 साल का कोई पैसा है और अकॉर्डिंगली आपके पास फाइनेंशियल गोल है और भुजंगराव जी और आप दोनों सहमत हों, तो हमारा ये स्मॉल कैप फंड का एनएफओ है, 22 तारीख तक चल रहा है। उसके 1 सप्ताह के बाद फिर वापस बाज़ार में आ जाएगा। ₹10 पे एनएवी है, अनुपम तिवारी इसके फंड मैनेजर हैं। वोलेटिलिटी इसमें ज़्यादा है, इसलिए हाई रिस्क प्रोडक्ट माना जाता है। अनुपम तिवारी को 25 साल का फंड मैनेजमेंट का अनुभव है, राइट फ्रॉम रिसर्च एनालिस्ट टू एज़ अ फंड मैनेजर। तो उनका टोटल अनुभव उतने दिनों का है और हमारे यहाँ आने से पहले वो एक्सिस म्यूचुअल फंड में थे, जहाँ वो एक्सिस स्मॉल कैप मैनेज भी किए हैं। तो उनका एक्सपीरियंस है उस तरह का, वो भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं भुजंगराव जी के साथ मिलकर। ये मेरे साइड से बात है, लेकिन क्वेश्चन आंसर आपके लिए आई एम ओपन एंड भाऊ साहब जी का सवाल है कि सरकारी कंपनी अच्छी है या प्राइवेट कंपनी अच्छी है? बाज़ार में जो उपलब्धता है शेयर्स की और जो वो ज़्यादा प्राइवेट कंपनियों के शेयर्स उपलब्ध हैं भाव साहब जी। सरकारी कंपनियों में आपको पता है कि बहुत कम ऐसी कंपनियां हैं जिसका 75% मैक्सिमम कंपनियों का आप देखेंगे अगर होल्डिंग तो 80% एंड अबव होल्डिंग गवर्नमेंट के पास ही है और फिर उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आ जाते हैं। तो कहने का मतलब कि उनकी लिक्विडिटी बहुत कम होती है, तो उनके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होते हैं। दूसरा क्या है कि सरकारी कंपनियों का आपको पता है कि हिंदुस्तान में जब सरकारी कंपनियों का निर्माण होता है, तो उसमें वेलफेयर शब्द होता है और बिज़नेस और वेलफेयर एक साथ शायद नहीं होता है। अगर आप किसी कैपिटलिस्ट से बात करेंगे, किसी भी बिज़नेस ओनर से बात करेंगे, तो वेलफेयर ठीक है, फिलॉसफिकली लोग करते हैं, बट उनका बिज़नेस इज़ फॉर प्रॉफिट, है ना? तो अगर और थोड़ा प्रोफेशनलिज्म जो है, वो ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में अगर रखें, तो मैं ये नहीं कह रहा कि पीएसयू में नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हर एक पोर्टफोलियो में आपको कुछ न कुछ पीएसयू कंपनियाँ मिलेंगी ही। हर सेगमेंट में हैं, जैसे आप बैंक में आप देखिए एसबीआई एक बहुत बड़ा बैंक है, जो आपको नॉर्मली हर एक पोर्टफोलियो में मिल जाएगा। आपको जैसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियाँ हैं, तो भेल मिल जाएँगे,
किसी किसी पोर्टफोलियो में आपको कोल इंडिया जैसी कंपनियां मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि कंपनियां उपलब्ध, एनटीपीसी जैसी कंपनी है। और अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ वाली कंपनी आपको प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा मिलेंगी। और सरकारी कंपनियों में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बट दोनों का मिक्स शायद बेहतर होगा। क्योंकि अगर सिर्फ आप सरकारी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे तो शायद आप, वो एक थीम हो सकता है, थीमेटिक फंड होगा, तो कि पीएसयू कंपनी में ही इन्वेस्ट करना है हमें, तो वहाँ हो सकता है कि आपके रिटर्न और आपके जो फाइनेंशियल गोल को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। बट एक मिक्स काइंड ऑफ पोर्टफोलियो रखेंगे, प्रोबेबली भुजंग राव जी ज्यादा एडवाइस कर सकते हैं इस मामले में आपको, तो शायद ज्यादा सुटेबल होगा, जो मेरी लिमिटेड Yes, जानकारी के हिसाब से मैं बता पा रहा हूँ। yes, thank you very much, sir. Yeah, thank you for your comment. येस, थँक्यू भाऊसाहेब फॉर आस्किंग क्वेश्चन. पुरुषोत्तमजी, तुम्ही प्रश्न विचारू शकता. अजून कोणाचे काही प्रश्न आहेत का? हो आहे ना सर. या प्लीज आस्क, कंटिन्यू. हाँ, तर संजय जी, आपको एक क्वेश्चन ऐसा है कि जो स्मॉल कैप है, मैं इंडेक्स ट्रैक करता जी। हूँ उसका हम्म, तो 3 से 4 गुना रिटर्न दे चुका है वो कोरोना टाइम से. जी। और अभी कैसा है कि वो थोड़ा सा अभी मतलब स्टैग्नेंट पोजीशन में चल रहा है. तो अभी 7 साल या जो भी कुछ हॉरिजॉन आपके फंड ने स्टडी किया होगा, तो कुछ अंदाजा या अनुमान बता सकते हैं कि क्या, किस तरीके से ग्रो करेगा स्मॉल कैप आगे 5 साल में, 10 साल में, व्हाटएवर आपका जो भी कुछ उसका स्टडी रहेगा. अगर आप स्मॉल कैप को पिछले 10 साल के हिसाब से देखेंगे, इंडेक्स को की बात हम लोग करते हैं, तो पिछले 10 साल में जो 2015-16 में हमने एक सबसे बड़ा इवेंट एक देखा जो स्मॉल कैप के लिए बहुत डेंजरस था, दैट वाज डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। उसके बाद दूसरी मार पड़ी उनको जीएसटी के तौर पे, जहां वो अपने आप को स्ट्रक्चर्ड वे में उनको लाने में टाइम लगा, मतलब वो प्रिपेयर्ड नहीं थे उस चीज के लिए। तीसरा, अगर आप देखेंगे तो उनके लिए फाइनेंसेस जो हैं, एनबीएफसी, जब तीन, दो एनबीएफसी और एक बैंक ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया, लाइक आईएलएनएफएस, यस बैंक, और फिर डीएचएफएल, जो मान लीजिए स्मॉल कैप कंपनियों, कुछ कंपनियों को तो देख ही रहा था। चौथा बहुत बड़ा इम्पैक्ट कोविड में आया। उसके बाद भी 10 साल का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो आपके एक्सपेक्टेशन से शायद ज्यादा होगा। मेरा जो एवरेज रिटर्न कुछ 18-20% के आसपास शायद है। हर फंड का अलग होगा, बट रेंज शायद इसी रेंज में है। ओवरऑल इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि इफ यू आर देयर विद द फंड with full patience, and if you are riding the whole journey, अगर आप बीच में निकल गए तो अलग बात है। वही मैं कह रहा हूं कि आपको कितने दिन में पहुंचना है, कितने देर में पहुंचना है मुंबई इज इम्पोर्टेंट। आपको पहले वो डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको मुंबई 2 घंटे में पहुंचना है, 3 घंटे में पहुंचना है, या 6 घंटे में पहुंचना है। वंस यू डिसाइड दैट, देन प्रोबेबली भुजंग राव जी विल एडवाइज यू कि हाँ स्मॉल कैप में करना है या नहीं करना है। दूसरी बात, जहां तक मेरे ख्याल से आप वैल्यूएशन के हिसाब से शायद हिट कर रहे हैं क्वेश्चन को, अगर लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंडेक्स का देखेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट एट एवरेज। अभी 29 पॉइंट समथिंग है पी स्मॉल कैप इंडेक्स का, एंड 5 ईयर एवरेज इज 28.9 के आसपास का है, अगर 2-4 दिन आगे पीछे देखें तो। और लगातार मार्केट करेक्ट हो रहा है, उसका इम्पैक्ट भी स्मॉल कैप इंडेक्स पे आ रहा है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप टाइम करने जाएंगे मार्केट को तो शायद ना मेरे लिए पॉसिबल है ना आपके लिए पॉसिबल है।
लेकिन अगर अपने टॉप से ऑलमोस्ट 15% डिस्काउंट के आसपास अगर इंडेक्स अवेलेबल है, तो मतलब 15% तो डिस्काउंट है ना साहब। अगर मान लीजिए 100 रुपए का चीज 85 रुपए में मिल रहा है आपको, तो खरीदना चाहिए शायद, मेरे हिसाब से। एब्सोल्युटली। हो सकता है कि वो 80 पे भी मिले, हो सकता है वो 75 पे मिले, तो और खरीद लेंगे। लेकिन यस अगर सर। 100 रुपये आपको डालना है तो 35-40 रुपए तो मेरे ख्याल से डालने का समय शायद है। बाकी आप हमारे फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए और भुजंग राव जी का सलाह ले लीजिए। थैंक यू सर। जी। या यस थैंक भाऊ साहब सर। यू फॉर या आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अबाउट म्यूचुअल फंड्स एंड मैं तो अभी नया हूँ इन्वेस्टमेंट में। अभी 2 साल से मेरा एक्सपीरियंस है हम्म। बोथ स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। आप अभी आपने अभी जिक्र किया कि मार्केट करेक्शन हो रहा है, so something is going, so how can we trust on these fund houses also? So basically it depends on the now value funds are giving, and based on that our investment grows. So basically now is going to be controlled by the fund houses. सो उस पे कितना ट्रस्ट, उसमें कुछ करेक्शन वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है क्या? सो हमें उसका ट्रांसपेरेंसी कैसे ये करना है? कोई फंड हाउस में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है वगैरह, हम कैसे वो हमें कैसे वो एडवांस में पता चलेगा? इसके लिए कुछ आप कमेंट कर सकते हैं क्या? जितने भी म्यूचुअल फंड है मार्केट में, नई हो पुरानी हो, सभी सेबी से गवर्न होते हैं। Okay. जैसे जितने भी बैंक हैं भारत में, वो सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गवर्न होते हैं, है ना। Yeah. ठीक वैसे ही जितने भी म्यूचुअल फंड हैं, वो सभी सेबी, जो एक भारत सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, Yeah. उसके तहत आती हैं और उन्हीं से गवर्न होती है। और सेबी खुद ऑडिट करती है हर एक म्यूचुअल फंड का, हर एक, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, हर एक फंड को ऑडिट करती है। अगर मैं, मेरा स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप का ऑडिट होगा, मेरा लार्ज कैप है तो लार्ज कैप का ऑडिट होगा। और वो लगभग हर ट्रांजैक्शन, हर म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के हर एक एक्शन को ऑडिट करती है। Okay. जो भी हम खरीदते हैं, तो म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर में कस्टोडियन होता है, वो हमारे पास नहीं रहता है, हमें एक कस्टोडियन अपॉइंट करना पड़ता है, वो थर्ड पार्टी के पास रहता है, हम सिर्फ मैनेज करते हैं। आपकी चीजें इतनी सुरक्षित होती हैं ना कि कोई भी कंपनी चाहे कि हम आपका रुपया लेके भाग जाएं तो असंभव है, असंभव। Okay. Yeah. Thank you. Yeah, so basically everything is audited and controlled by SEBI. यस सर, यस सर। क्या है, म्यूचुअल फंड इज मोस्ट ट्रांसपेरेंट। आपको हर महीने एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ लास्ट बिजनेस डे, आपको पता चलता है कि आपका पैसा किन किन स्टॉक में किस किस परसेंटेज में लगा हुआ है। अगर आपने 100 रुपया दिया है तो 100 रुपए का हिसाब है साहब, एक एक पैसे का हिसाब है। आप भुजंग राव जी से कंफर्म हो लेना। यस यस। Yeah. ज्यादातर क्या है कि आजू बाजू में अपनी इंडिया में बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं कि थोड़ा सा हम डाउटफुली उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर देखते हैं। थोड़ा सा डाउट आ जाता है कि कुछ माल प्रैक्टिसेस चलते होंगे, कुछ करप्शन का भी टॉपिक हो सकता है। लेकिन सेबी सबसे दुनिया देखिए, का। मैं हाँ। यस। भुजंग राव जी एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। हाँ हाँ 8 नवंबर 2016, 16 था, 15 था, हाँ। डिमोनेटाइजेशन जब ना। नोटबंदी जिस दिन अनाउंस हुआ। 16 हाँ 16 था शायद। हम्म। जब प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी अनाउंस किया, तो उसके अगले दिन भारत की सारी वित्तीय संस्थाएं बंद थी।
आपको अगर याद हो तो बैंक बंद थे, इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम नहीं ले रही थी, कोई दुकानदार आपसे पैसा नहीं ले रहा था, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट, यही दो चीजें थी पूरे हिंदुस्तान में उस दिन 9 तारीख को, 8 की रात के बाद जो अगली सुबह हुई, यही दो चीज चल रहा था। क्यों? क्योंकि हम बिना पैन का कोई काम नहीं करते, कोई कालाबाजारी नहीं है हमारे यहाँ। सारा ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होता है, परचेज हो रिडेम्पशन हो, आप हमें दे रहे हो या हमसे ले रहे हो, और एक एक पैसे का हिसाब है साहब, एक एक मिनट का हिसाब है। तो उस मामले में तो निश्चिंत रहिए, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि इस इन्वेस्टमेंट व्हीकल को इतना ट्रांसपेरेंट रखा है कि आम लोगों के साथ धोखा होना, चोरी होना लगभग नामुमकिन है। यस यस, मैं वही बात कहना चाहता था कि एक इंडिया का ऐसा भी बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि दुनिया का ऐसा एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है कि जहां कापा यानी कि करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन बहुत इफेक्टिवली मैनेज किया जाता है। मतलब करेक्ट। अगर किसी प्रोसीजर में अगर कुछ आइडेंटिफाई भी हो गया कि एक डाउटफुल है, तो इमीडिएटली करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है। तो इतना इफेक्टिवली काम करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंडिया में है ना, ये हम बहुत भाग्यशाली है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है कि जिसके ऊपर हम डाउट ले सकते हैं, या कुछ करप्शन या कुछ मैनिपुलेशन का एक डाउट हो सकता है, लेकिन एक मात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जो 100% ट्रांसपेरेंट है और पूरा गवर्न है। ये जी इसीलिए हम जो भी फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं या लेना चाहते हैं या आगे भी लेंगे, वो पूरा कॉन्फिडेंटली लीजिए, कुछ डाउट नहीं है। क्योंकि दिस इज मोर देन 60 years ऑफ जर्नी म्यूचुअल फंड इन इंडिया। सो वी आर वेरी ब्लेस्ड थैंक्स टू अर्लियर जो 90s में जो कुछ माल प्रैक्टिसेस हुई थी, उसकी वजह से बहुत सारे कापा इम्प्लीमेंट हो गए। सो दैट इज हाउ वी हैव इवॉल्व्ड एट दिस स्टेज। आणि स्टे इन्व्हेस्टेड, जसं सरांनी सुरुवातीला सांगितलं, दोन महत्वाची गोष्ट सांगितली, त्यातली पहिली आहे की तुमचे रिटर्न्स हे म्हणजे तुमची श्रीमंती, तुमचं वेल्थ क्रिएशन हे रिटर्न्स वरती न बनता माइंडसेट वरती बनतंय। त्यासाठी आपल्याला कोणतं गोल अचीव्ह करायचंय ते डिसाईड करून आपण इन्व्हेस्टेड राहिलं पाहिजे, तर श्रीमंती वाढत राहील। आणि दुसरं आहे की आपली इच्छा आणि आवश्यकता ह्याची क्लॅरिटी आपल्याला पाहिजे। आपल्या मनात इच्छा किती आहे आणि खरंच गरज काय आहे, आवश्यकता काय आहे, हे अतिशय महत्वाचे मुद्दे आहेत। आणि त्याचबरोबर स्मॉल कॅप हे हिडन जेम्स आहे। हिडन जेम्स म्हणजे बरेचसेच आता ह्या सरांच्या प्रेझेंटेशन मध्ये भरपूर असे पॉइंट्स होते की अनेक रिसर्च टीमचं ह्या स्मॉल कॅप आणि मायक्रो कॅप ह्या कंपन्यांकडं रिसर्च जेवढा व्हायला पाहिजे तेवढा झालेला नाहीये। आणि इथंच खऱ्या अर्थानं पोटेन्शियल आहे ग्रोथचं। जर लॉंग टर्मचा तुम्ही विचार करत असाल तर नक्कीच स्मॉल कॅप हे हिडन जेम्स म्हणू शकतो आपण, की जे लॉंग टर्म मध्ये स्मॉल कॅप ह्या कॅटेगरी मधीलच बरेचसे असे मल्टीबॅगर ह्या रिसर्च टीमला सापडू शकतात की ज्याचा बेनिफिट आपण घेऊ शकतोय त्या मल्टीबॅगरचा। आपल्याला काही रिसर्च करायची गरज नाही, ते त्यांची अनालिस्ट टीम रिसर्च करत राहते, आपल्याला फक्त त्यांच्या सोबत राहायचं आहे। सो या रिलेटेड अजून काही प्रश्न असतील तर नक्की पर्सनली कनेक्ट करू शकताय। ओके, अँड थँक्यू संजय सर फॉर योर टाइम। थैंक यू भुजंगराव जी, एंड थैंक्स टू योर इन्वेस्टर who have really listened to me so patiently। और उनको अच्छा लगा तो अच्छी बात है, फिर दोबारा मुलाकात होगी। और अगर नहीं पसंद आया तो ज़रूर आपके थ्रू बताएं कि मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, सो दैट लोगों को और मजा आए हमारे साथ बात करने में। डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके, से कंटिन्यू, तुम्ही फीडबॅक नक्की कळवा, सो दॅट विल डू समथिंग मोर टू बेनिफिट अस।